वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब हम बात करेंगे बरतानिया के इलेक्शन के हवाले से और हल्की सी खबर मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम निम्रा से पूछेंगे कि ये क्या कुछ हुआ। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया और आगे निम्रा आप बताइए कि मैदान सारी सबसे एक ही लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज छीन ली मेरे से। बट एनीहाउ नाज़रीन आप सब कुछ शेयर करते चलिए, बताना है कि ये इलेक्शन किस तरह हुए, इलेक्शन होते कैसे हैं, बुनियादों पे लेबर को कामयाबी मिली, कंजर्वेटिव पार्टी शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा। चलें ठीक है, फिर मैं ये शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये नाज़रीन कबल इस वक्त इंतखाबात हुए थे, ऋषि सोनक ने इनका ऐलान किया था वक्त से पहले। और ये जो इंतखाबात है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐवान ज़ेरी की 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल जो है वो हुआ। कल हमने पूरा दिन ये सिलसिला देखा है। वो अलग बात है कि हमारे वक्त का थोड़ा आगे पीछे क्लैश आता है यूके वगैरह के साथ। एनीहाउ 14 साल के बाद जी ये बड़ी तब्दीली आई है। लेबर पार्टी इस वक्त जीत चुकी है और पोल्स के मुताबिक ये प्रोडिक्ट भी वैसे यही किया जा रहा था कि ऋषि सोनक को, जो उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो कि वजीर आजम भी थे, तो उनको ये 14 साल जो इनका इक्तदार था वो खत्म हो सकता है, जो कि हो चुका है और लेबर पार्टी इस वक्त इक्तदार में आ चुकी है। 650 में से प्रोडिक्ट ये किया जा रहा था कि 450 नशिस्तें भी मिल सकती हैं लेबर पार्टी को, लेकिन आई गेस ये नंबर 373 का हुआ है फाइनल और लेबर पार्टी के जो है वो अब इस वक्त कामयाबी उनको मिल चुकी है। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी की शिकस्त की वजह जो सबसे बड़ी कंसिडर की जा रही है वो ये कि उन्होंने सपोर्ट किया है इजराइल को पैलेस्टाइन के खिलाफ। तो जो भी जारियत हुई है इस वक्त फलस्तीन में, उसकी वजह से जो है अवाम वो काफ़ी नाउमीद हुए। 5 करोड़ वोटर्स थे जिन्होंने इस वक्त वोट कास्ट किया। सादा अक्सरियत के लिए 326 का ये फिगर है जो कि नीडेड होता है, जो कि ज़रूरत होता है हुकूमत बनाने के लिए, और इस वक्त लेबर पार्टी की हुकूमत बन चुकी है। तबरेज़ ओरा, ब्यूरो चीफ लंदन, हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। तबरेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निम्रा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताइएगा तबरेज़, जो नंबर मैंने बताया लेबर पार्टी के लिए 373 का वो सही है, बाकी क्या अभी तक रिजल्ट सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल निम्रा, आप गलत कह ही नहीं सकती। आपने जो बताया है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और इस वक्त तक लेबर पार्टी जो है वो 373 के करीब नशिस्तें जो है वो जीत चुकी हैं और ऑफिशियली ऋषि सोनक ने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लेबर पार्टी को मुबारकबाद दी है। हाँ, ये कहा जा रहा था वैसे तबरेज़ साहब शुक्र है धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। मतलब बड़ी बात है एकदम से शिकस्त। वो इसलिए नहीं लगाया कि चूंकि यहाँ पर सिस्टम नहीं डिफरेंट है। मैं जब वोट कास्ट करने गया खुद, तो उन्होंने पहले मेरे से आईडी कार्ड तबरेज़ साहब, हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है, इंतखाबात होते हैं, नताइज आते हैं, तो एक जो जमात होती है वो 5 साल के लिए हुकूमत करती है, अगले 5 साल में धांधली के इल्जामात से लड़ती रहती है। नहीं, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने सिस्टम को कैसे मेंटेन किया हुआ है। मैंने वोट कास्ट करने किया तो उन्होंने कहा जी अपना आईडी कार्ड दें। जब मैंने आईडी कार्ड दिया तो उनको मेरा सारा डेटा उनके पास लैपटॉप में मौजूद था। वहां से उन्होंने वो मेरी इंफॉर्मेशन देखी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप रजिस्टर्ड है। उन्होंने मुझे जो बैलेट पेपर दिया उसको उन्होंने स्कैन किया सिस्टम में। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इस पे मोहर लगाएं और जो बॉक्स है उसमें डाल दें। तो इसका कहने का मकसद ये है कि वो आप जब कभी भी आप चाहेंगे, जिस वक्त भी आप चाहेंगे, वो आप ट्रेस कर सकती हैं किसने और किसको वोट किया। तो इसलिए धांधली का चांस नहीं है, इसलिए कोई धांधली का रोना नहीं रहा। अच्छा तबरेज़ साहब, ये बताइए जिस तरह निम्रा ने बताया कि गजा का कन्फ्लिक्ट था, इसके अलावा वहां पे इकोनॉमी के क्राइसिस भी थे, इमिग्रेशन के बहुत सारे इश्यूज थे। सो अब क्या उम्मीदें की जा सकती है लेबर पार्टी से कि क्या ये सारे क्राइसिस वो दूर करने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक इशू नहीं था। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बताऊं कि कोरोना से लेकर अब तक जो ये हुकूमती पार्टी थी कंजर्वेटिव, जिसमें मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर आते रहे और वो अपनी किस्मत आजमाई करते रहे लेकिन वो कामयाब ना हुए, उसकी वजह ये है कि वो पॉलिसी को टैकल ही नहीं कर पाए। उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि अवाम किस कदर नालां है। उसमें से आप ब्रेग्जिट देख लें, कोरोना देख लें, उसके बाद ये गजा वाली सिचुएशन थी, उसके बाद यहाँ लोकल हाउसिंग के क्राइसिस थे, उसके साथ जॉब्स के क्राइसिस थे। आए रोज जो है वो हड़तालें हो रही थी, आए रोज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग, इवन के एयरपोर्ट तक जो स्टाफ था वो हड़तालों पे था। इनसे कोई एक चीज मैनेज नहीं हो पा रही थी। जो हालात जिंदगी थे लोगों के वो बड़े ही अबतर हो चुके थे। और आप यूं कह लें कि जो एक वर्किंग क्लास आदमी है उसकी जो लिविंग वेज थी उससे अखराजात डबल हो चुके थे। थोड़ा सा आपको ये इस पॉइंट पे भी एड्रेस कीजिएगा कि जितना मैं उस चीज को पढ़ा है, मुझे लगता है कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया बिल्कुल संभल नहीं पाया। कभी एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा आ रहा है। आप देखते हैं कि लेबर पार्टी आगे क्या करेगी, क्योंकि ब्रेक्जिट से पहले इतने मामलात खराब नहीं थे।
जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त इनको इतना एहसास नहीं था। इन्होंने बेसिकली वो उस वक्त आप यूं कह लें कि जो ऐलान किया था कि अगर रेफरेंडम हम करवाते हैं और उसमें जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम वो करेंगे। वो रेफरेंडम आ गया हक में निकलने का, ये ब्रेग्जिट या यूरोपियन यूनियन से, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। इसलिए ये समझा जा रहा था कि जो भी वज़ीर आज़म आते हैं वो नाअहल होते हैं या अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर सकते। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि वो एक इंडिविजुअल जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी नहीं, जो इनकी पूरी कैबिनेट थी, जो इनका एक हुकूमत करने का एक सिस्टम था, वो ही फेल था। तो यहाँ पर चूंकि जो दांव दांधली होती कोई नहीं है, ना तो कोई मार्शल लॉ आता है, ना कोई अदालत किसी को घर भेजती है, और तरीकाकार वही होता है इलेक्शन का। ये वक्त से पहले इलेक्शन भी करवाते रहे हैं, अवाम ने इनको 2-3 दफा मौका भी दिया है। हो सकता है एक वज़ीर आज़म अगर परफॉर्म नहीं कर सका तो दूसरा आके कर लेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे अब कबल वक्त इलेक्शन क्यों हुए हैं? ये इसलिए हुए हैं कि ऋषि को ये शक था कि अवाम मुझे दोबारा ही उसी तरीके से मैंडेट दे दी थी पहले जिस तरीके से दिया था। लेकिन इस दफा हुआ क्या कि इस दफा जो फलस्तीन वाला इशू था, जो इनकी पॉलिसी थी इसराइल को लेकर, वहां पर न सिर्फ मुसलमान वोटर, लेकिन वो वोटर जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, जो बात करते हैं इंसानियत की, वो इनसे नालान था। मैं यही पूछने भी लगी थी आपसे तबरेज के, हमें मुस्लिम वोटर्स के बारे में बताएं कि कितनी तादाद थी उनकी, उनमें से कितने लोगों ने जो है वो वोट किया है? अच्छा जी, मुस्लिम वोटर्स जो है उसकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो तो मुख्तलिफ बताए जाते हैं, लेकिन 3 मिलियन जी 3 से 4 मिलियन जो है वो वोटर ये बनते थे। और उसमें कुछ लोग जो है वो हुकूमती पार्टी टोरी से नालान थे, कुछ ये समझते थे कि लेबर ने भी कोई अच्छी पॉलिसी का मुजाहरा नहीं किया, उनकी भी लाइन ठीक नहीं थी। तो इसलिए हमारे जो मुसलमान कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, लेकिन ये वक्त से पहले लग रहा था कि लेबर ही जाएगी, क्योंकि लेबर ने मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने क्लियर भी किया था कि हमारी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह है, वो ऐसी नहीं है जिस तरीके से लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। उसकी वजह ये बनती है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो हुकूमत और अपोजिशन में वो नोक जोक चलती रहती है। वो एक कहता है कि जिसने ये ऐलान किया, लेकिन सारी बातों के बावजूद यही था कि लोग ये समझते थे कि टोरी पार्टी जो है ये नाकाम रही है। बहुत बड़े बड़े आपने एहतजाज देखे होंगे लंदन में और उसके अलावा दूसरे शहरों में, बहुत बड़ी तादाद में लोग, मिलियंस में लोग निकले थे। तो ये लोगों और उसमें एक बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का भी होता रहा है तबरेज। तो अभी वोटर्स के हिसाब से पाकिस्तानियों को भी खास तौर पे बताइएगा कि पाकिस्तानियों की क्या सूरत हाल थी, कितने तादाद में, ऑब्वियसली रफली बताइएगा। जीता नहीं, वोट खुद भी ना सब यही तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, जो ऑफिशियली मेरे पास रिजल्ट है उसके मुताबिक यास्मीन कुरैशी जो है वो तो जीत चुकी हैं। उसके साथ हमारे अफजल खान है, वो भी मजबूत कैंडिडेट थे। लाजमी बात है, लेबर का तोती भी बोल रहा था, वो लेबर के टिकट पर थे। इमरान हुसैन थे, खालिद महमूद थे, नाज शाह थी, इसके बाद मोहम्मद यासीन थे, और ये टोटल 13 हमारे वो पार्लियामेंट्री लीडर थे। वोटर्स का भी बड़ा नंबर होगा तबरेज जी, बड़ा नंबर होगा। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं कि जिन एरिया से हमने मोअज़्ज़ज़ मेमरान का नाम लिया है, वहां पर पाकिस्तानी वोटर्स और कश्मीरी वोटर्स की बड़ी तादाद है। लेकिन वहां पर हमने ये भी देखा है कि वो कश्मीर के काज को लेकर, उसके बाद फलस्तीन के काज को लेकर काफी मुतरक थे। और इवन के उन नॉर्थ एरियाज में, यहाँ पर ब्रेडफोर्ड है, लीड्स है, मैनचेस्टर है, हैलिफैक्स है, वहां पर लोगों ने इसराइली प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट कर रखा है। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट सर एक तरफ था, लेकिन कश्मीर का और गजा का इशू एक तरफ था, वो भी उनको फायदा दे गया। जी बिल्कुल फायदा दे गया, लेकिन उस साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे, जैसे मैं अगर इमरान हुसैन की बात करूं, ये शैडो मिनिस्टर भी थे और उन्होंने उस पॉलिसी की बुनियाद पर उस वक्त रिजाइन कर दिया था शैडो मिनिस्टर से। उन्होंने वो पॉलिसी को देखते हुए वो समझते थे ये नहीं है। लेकिन इसी तरीके से और भी काफी मेंबर थे जो मेन इशू थे गजा वाले कश्मीर पर, वो हमेशा स्टैंड लेते हैं, हमेशा बात करते हैं। तो इसलिए वो लोग जो है वो अफेक्ट नहीं हुए। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो ज्यादातर वो वोटर्स होते हैं जो पेड मेंबर होते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि फ्री में कारकुन बन जाते हैं। वहां पर जो भी कारकुन बनता है वो पैसे भी अपनी पार्टी, सियासी पार्टी को देता है।
तो उसके साथ एक फ्लोटरिंग वोट होता है, तो वो जो पॉलिसीज को मद्देनजर रख के हर साल हर दफा जो इलेक्शन होता है उसमें जाते हैं, तो वो सारे ये समझते थे ये नाकाम हो चुके हैं टोरी वाले और ऋषि, कोई एक भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको वो जो है अच्छा, लेके लेबर पार्टी के आने के बाद हाँ जी तबरेज ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि जैसे रिजल्ट्स तो अनाउंस हो चुके हैं, ऑब्वियसली अब जो एक कंजर्वेटिव पार्टी ऑपोजिशन में आ गई, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर लिया पाकिस्तान का, तो हमने बताया आपको कि धांधली के फिर इल्जामात शुरू हो जाते हैं और हमारे यहाँ तो ये होता है। बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि बरतानिया में फिर उसके बाद अब किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका? जी प्रोसीजर ये है कि आज शाम तक तकरीबन, आज फ्राइडे है यहाँ और 5 होगी या 5 जुलाई, आज शाम तक तकरीबन सारे रिजल्ट जो है वो कंपाइल कर लिए जाएंगे और इसके फॉर्म बाद 45 वाले या 47 वाले? ये 45 है सिर्फ सर जी, यहाँ पर एक ही फॉर्म होता है, 47 वाला कंसेप्ट ही कोई नहीं है। तो वहां पर आप इवन पोलिंग डे वाले दिन जो है ना लोग 15 घंटे मिलते हैं, मर्जी से लोग जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई बंदूकें आपको नजर नहीं आ रही होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इवन आप यकीन करें कि कोई एक सिंगल वाकया भी पेश नहीं आया कि यहाँ पर आपने सुना हो कि किसी ने किसी से बदतमीजी भी की हो। तो ये वहां पर सिस्टम है। तो वो आपको मैं बताऊं जी कि इनका पहला जो बाज़ाब्ता इजलास है वो 9 जुलाई को होगा। 9 जुलाई को जो 650 लोग पार्लियामान में आए हैं मुंतखब होकर, उनसे हल्फ लिया जाएगा और उसी दिन स्पीकर का भी इंतखाब किया जाएगा। और उसके बाद 17 जुलाई को ये यहाँ की जो है रवायत है कि जब नई गवर्नमेंट परफॉर्म होती है और उसके साथ नया पार्लियामानी साल का आगाज होता है, तो यहाँ पर जो किंग है, किंग बादशाह जो है चार्ल्स या मलका पहले हुआ करती थी, अब चार्ल्स चूंकि यहाँ पर के बादशाह हैं, तो वो 17 को आएंगे, वहां पर वो खिताब करेंगे। तो जो पार्लियामानी साल है उसका बाकायदा जो और बाज़ाब्ता आगाज है। थैंक यू तबरेज, थैंक यू वेरी मच। वो हो चुका है तबरेज, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें अपडेट करने के लिए। सो नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। अब बरतानिया में लेबर की हुकूमत बनने जा रही है जी अगले 5 साल के लिए, और ऑब्वियसली इसके पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान में भी और फ़लस्तीन में भी बहुत सारे इसके असरात हो सकते हैं। अब देखते हैं, और दुआ भी यही होगी कि लेबर्स पार्टी फ़लस्तीन के लिए अपनी जो पॉलिसीज़ थी पिछली गवर्नमेंट की, कंजर्वेटिव पार्टी की, अल्लाह करे कि वो उसको तब्दील करे। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बच्चों के जो है वो पैदाइश के साथ ही दिल के कुछ मसला हो जाता है, दिल का कुछ मसला हो जाता है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।